हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में। अभी 20 सूत्री कार्यक्रम होता क्या है बच्चे, तो इस बात को एक एक टॉपिक को बड़े आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के लिए एक ग्रामीण परिवेश जो कि 25% कवर करता है, उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौन, ग्राम विकास योजनाएं। कौन सा टॉपिक है बेटा, ग्राम विकास योजनाएं। तो इन्हीं ग्राम विकास योजनाओं को रन कराने के लिए, बात समझिएगा, इन्हीं ग्राम विकास योजनाओं को रन कराने के लिए, ग्राम विकास योजनाओं को सुचारू करने के लिए 20 सूत्र या 20 फॉर्मूलाज दिए गए हैं, 20 पॉइंट्स बताए गए हैं, जिन पॉइंट्स के आधार पर योजनाओं को क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 20 पॉइंट हैं जो कि योजना को बनाने और योजना को संचालित करने में बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम कौन कौन से हैं, आपसे सवाल ऐसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन उन 20 सूत्री कार्यक्रम से या 20 सूत्री कह सकते हैं 20 पॉइंट्स से किस आधार की योजना बनाई जा सकती है, ऐसे आपसे ज़रूर पूछ सकता है। और दो तीन बातें उसके बारे में और भी पूछ सकता है, जो कि मैं अभी बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण परिवेश। और ग्रामीण परिवेश में ये जो टॉपिक है, ग्रामीण परिवेश में, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। समझ गए, समझ में आई बात। अब यहां देखो, गरीबी हटाओ के तहत, बात क्या है, गरीबी हटाओ के तहत इंदिरा गांधी के द्वारा, किसके, इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम दिए गए थे। ठीक है, इनकी घोषणा कब हुई, तो इनकी घोषणा हुई है बेटे 1975 में। कब हुई इनकी घोषणा, 1975 में इनकी घोषणा हुई है। बात समझिएगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, ग्रामीण परिवेश का एक टॉपिक है जो कहता है कि ग्राम विकास योजनाओं को लागू करने के लिए, ग्राम विकास योजनाओं का प्रबंधन करने के लिए इन 20 सूत्री योजनाओं की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इन 20 सूत्री योजनाओं की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो ग्राम विकास योजनाओं के लिए बेहद ही क्या है, महत्वपूर्ण है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा जरूरी है ग्राम विकास योजना के लिए। और ग्राम विकास योजना, हम एक एक योजना को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आने वाले वीडियोस में। अभी फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो ग्राम विकास योजनाओं को संचालित करने में मदद करते हैं। ठीक, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। कब बनाए गए, 1975 में इनकी घोषणा कर दी गई थी, अनाउंस कर दिए गए थे। कौन सी सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया था। उसके बाद 1982 में, यानी कि 1982, फिर उसके बाद 1986 में, और लास्ट में 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना की जा चुकी है। पुनर्संरचना का मतलब क्या है, पुनर्संरचना का मतलब यह है कि इनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, दोबारा से इनको अप्लाई किया गया है, लागू किया गया है, या फिर इन पर काम किया गया है, वर्क किया गया है। ठीक, अब दूसरी चीज ये समझिएगा कि 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना की, इसका मतलब 2006 में ही क्या किया है, इसको लागू किया गया है। अच्छा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू किया 2006 में, लेकिन यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 2007 को, 1 अप्रैल 2007 को इन 20 सूत्री कार्यक्रम को क्या कर दिया गया था, प्रभावी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था बच्चे, प्रभावी कर दिया गया था 1 अप्रैल 2007 को। जिस समय प्रभावी किया गया उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रीशिप में, या प्रधानमंत्री जिस समय मनमोहन सिंह थे, उस समय 20 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावी किया गया है और लागू किया गया है। हालांकि घोषणा किस सरकार ने की है, 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने की है। ठीक, 2 पॉइंट आपको याद रखने। अब चलिए देख लेते हैं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम एक एक करके कि है कौन कौन से। देखो, सूत्र संख्या यहां पर देख सकते हैं आप, सूत्र लिखे हुए हैं इस तरीके से। 20 सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले है गरीबी हटाओ। पहला सूत्र क्या है, गरीबी हटाओ। अब इसकी नंबरिंग आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखें कि सूत्र क्या है, गरीबी हटाओ एक सूत्र है जिसके तहत योजनाओं का संचालन किया जाएगा और किया भी गया है। ठीक है, किया भी गया है। जैसे रोजगार गारंटी अधिनियम है, कौन सा रोजगार, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ये एक योजना है। राष्ट्रीय, मैं पूरा लिख देता हूं इसको, राष्ट्रीय रोजगार
गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ये एक अधिनियम है जिसको योजना के तहत लागू किया गया। और इस योजना को किस या इस अधिनियम को किस योजना के तहत लागू किया गया है, किस मंत्रालय के तहत लागू किया गया है, तो ग्राम विकास योजना मंत्रालय के तहत लागू किया गया। और इसके लिए मुद्दा क्या रहा, मुद्दा ये रहा गरीबी हटाओ। भाई गरीबी हटाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हो सकती हैं, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ में आई? फिर एक एक जब योजना को पढ़ रहे होंगे तब हमें सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि इसका मुद्दा क्या रहा होगा, इसका इंपॉर्टेंट सूत्र क्या रहा होगा, जो कि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा किया गया। ठीक, सवाल बनते हैं कि किसने घोषणा की, तो इंदिरा गांधी ने। किसने लागू किया, मनमोहन सिंह ने। कब, 2007 में, 1 अप्रैल 2007 से इस पर काम शुरू हुआ है, 2006 में इसको लागू किया गया है। बात समझ में आई? अब यहां देखो दूसरा मुद्दा क्या है, जनशक्ति। तीसरा सूत्र है किसान मित्र, इसके तहत किसानों के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। ठीक, उसके बाद श्रमिक कल्याण, तो श्रमिक मतलब मजदूर संघ, तो मजदूर संघ के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। उसके बाद है खाद्य सुरक्षा, तो फूड सेफ्टी भी जरूरी होती है, होता है कि नहीं भाई। योजना देखो, सीधी सीधी ये बात समझो कि गांव का विकास अगर हो जाता है तो पूरे भारत का विकास हो सकता है। क्योंकि भारत किस में निहित है, या भारत किस में डिपेंड करता है, किस पर रहता है, तो गांव पर रहता है ना। तो गांव में भारत बसता है, ये कहा भी है महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पर इस बात को समझे कि गरीबी हटाने, या ये जो मुद्दा है गरीबी हटाएंगे तभी तो देश का विकास होगा। और योजना चलाई जा रही है, तो योजना को पर सेंटर फोकस क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा गरीबी हटाने का। ठीक है, ऐसे ही खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी होनी चाहिए, तभी तो लोग स्वस्थ रहेंगे। लोग स्वस्थ रहेंगे तो विकास होगा गांव का विकास होगा तो पूरे भारत का विकास होगा। उसके बाद है सबके लिए आवास, तो सबके लिए आवास भी होना चाहिए भाई। शुद्ध पेयजल, बिल्कुल एकदम प्योर वाटर होना चाहिए पीने के लिए। पानी, जो पीने का पानी है वो शुद्ध होना चाहिए, जिससे बीमारियां लोगों में कम होंगी और क्या होगा, देश का विकास होगा। जाहिर सी बात है, गांव का विकास तो देश का विकास। आगे देखते हैं सूत्र संख्या 8, जन जन का स्वास्थ्य। जन जन का स्वास्थ्य, ये भी क्या है, इसके लिए एक सूत्र है। उसके बाद सबके लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, हर कोई व्यक्ति पढ़ रहा हो, हर किसी को एजुकेशन मिल जाए। फिर उसके बाद है अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण। तो इन कास्ट का, या ये जो वर्ग दिए गए हैं, इन वर्गों का भी क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, ऐसा सूत्र में बताया गया है। ठीक, जो योजनाएं बनाई जाएंगी वो इनके कल्याण के लिए भी होनी चाहिए। महिला का भी उसमें कल्याण होना चाहिए, बाल विकास होना चाहिए, युवा का भी कल्याण होना चाहिए, बस्ती सुधार भी उसमें कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। फिर उसके बाद है पर्यावरण सुरक्षा एवं वन वृद्धि, तो पर्यावरण की भी सुरक्षा होनी चाहिए, वन की भी वृद्धि होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि कैसे कैसे पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा बच्चे, एक काम और ध्यान दीजिएगा कि ये जो PDF जिसको मैं आपसे के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद PDF वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, तो डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब आगे देखो, लेकिन यहाँ से जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिएगा बड़े ध्यान से। सामाजिक सुरक्षा, ये भी एक सूत्र है भाई, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, तो तभी तो विकास हो सकता है, तभी तो विकास संभव है। फिर उसके बाद ग्रामीण सड़क, तो ग्रामीण सड़क भी होना जरूरी है, ये भी एक सूत्र के तहत आता है। ग्रामीण ऊर्जा, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ग्राम के लिए क्या होनी चाहिए, ऊर्जा मिलनी चाहिए, तो उसी के लिए योजनाएं चलाई जाएं। फिर उसके बाद पिछड़ा क्षेत्र विकास, जो पिछड़े का क्षेत्र है वो उसका भी विकास होना चाहिए, उसको डेवलप कर देना चाहिए। उसके बाद आता है ई शासन। ई शासन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवर्नमेंट चलाना, या फिर ये समझ सकते हैं कि शासन की जो व्यवस्था है उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लोगों तक पहुंचाना, ये ई शासन है। तो ये सारे के सारे 20 सूत्र हैं जो किसके द्वारा दिए गए हैं, ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं। इनकी घोषणा कर दी गई थी कब, इनकी घोषणा कर दी गई थी 1975 में। बात समझ में आई? और इनको लागू कब से किया गया है, तो लागू 2006 से किया गया है। और ये प्रभावी कब से हुए हैं, तो प्रभावी हुए हैं 1 अप्रैल 2007 से। प्रभावी हुए हैं 1 अप्रैल 2007 से। बोलो बात समझ में आ गई इतनी? अगर इतनी बात समझ में आई है तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये बात समझ में आई है। दूसरी बात, कमेंट करने के साथ साथ आपको ये वीडियो शेयर भी करना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, इंदिरा गांधी ने कब घोषणा की थी, तो घोषणा की थी 1975 में।
ठीक है। घोषणा की बात अगर हम करेंगे तो घोषणा हुई है 1975 में, और अगर हम बात करेंगे इसके लागू होने की तो लागू हुई है 2006 में। ठीक, प्रभावी कब से हुआ? 1 अप्रैल 2007 से। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा। और ये प्रभावी और लागू जो हुआ है किसकी सरकार में हुआ है? हुआ तो कांग्रेस की सरकार में ही है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मनमोहन सिंह क्या है यहाँ पर? प्रधानमंत्री थे। बात समझ में आ गई कितनी? इतनी बात समझ में आ गई मेरी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब देखो, गरीबी हटाओ का मुद्दा, ये क्या था? मुद्दा है ना, ये सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार जो रोजगार गारंटी अधिनियम, मैंने भी आपको बताया, ये अधिनियम लाया गया भाई रोजगार पैदा करने के लिए, लोगों को रोजगार मिल सके उसके लिए, है ना। फिर उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी एक योजना है जो गरीबी हटाओ को केंद्रित है। गरीबी हटेगी तभी हटेगी जब ये मतलब योजनाएं चलाई जाएंगी। तो योजना चलाने के लिए मुद्दा होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए, तो वही सूत्र है गरीबी हटाओ। बात समझ में आ गई? ऐसे करके 20 सूत्र हैं। आओ आगे देखते हैं, बहुत जल्दी से देखेंगे। इनको रटना कुछ नहीं है, बस समझना है। हालांकि जब एक एक योजना पर हम बात कर रहे होंगे ना, इंपॉर्टेंट योजना पर, तो सारी चीज़ें क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब देखो, पंचायतों की भागीदारी में ग्रामीण व्यापार केंद्र, गरीबी हटाओ के लिए। स्वयं सहायता ग्रुप, ये भी गरीबी हटाओ के लिए। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ये भी गरीबी हटाओ के लिए, है ना। अब आगे देखो, अगला मुद्दा क्या हो सकता है? अगला मुद्दा है जनशक्ति। ये सूत्र है, जनशक्ति के लिए स्थानीय स्वायत्त सरकार होनी चाहिए, पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय पत्र होने चाहिए। ये क्या क्या करेंगे? ये कार्यक्रम को अनुश्रवण करेंगे, निधियों का बजट बनाएंगे, जो मतलब निधि है खर्च करने के लिए, उनका बजट तैयार करेंगे, कर्मियों के कार्य बताएंगे। ठीक, उसके बाद शीघ्र और किफ़ायती न्याय इनसे मिल सकेगा, जनशक्ति से, है ना। जनशक्ति मुद्दा है उससे। ग्राम में न्यायालय होगा, जाहिर सी बात, न्याय पंचायत होगी, जिससे लोगों को न्याय उचित तरीके से मिल सके। जिला योजना की समितियां होंगी। तो ये क्या है? जनशक्तियां हैं। क्या है बेटे? जनशक्ति मुद्दे पर बात है। इसके बाद हम देखें सूत्र नंबर 3, तो किसान मित्र। किसान मित्र में क्या होता है? किसानों के लिए काम किया जाएगा। जैसे वाटर शेड विकास, वाटर शेड जो पानी का विकास है उसके लिए करना चाहिए। शुष्क भूमि कृषि, जो शुष्क भूमि कृषि तैयार कर देनी चाहिए, ताकि क्या होगा? लोगों की खेती अच्छे से हो सकेगी, है ना। कृषकों को विपणन और अधिसंरचनात्मक सहायता मिलना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें वो हैं जो किसके लिए हैं? ये किसके लिए हैं बेटा? ये गांव के विकास के लिए हैं। गांव का विकास होगा, जाहिर सी बात है देश का विकास होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है? कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं। कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं, तो ये सब किसके अंदर हैं? ये सब कृषि मित्र के अंदर हैं। और भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण, ये भी कृषि मित्र के अंदर है। फिर देखो, श्रमिक कल्याण, इसके लिए कौन कौन सी योजना है? कृषि एवं असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा। दूसरी तरफ न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन। तीसरी तरफ बाल श्रमिक निवारण। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे वो मुद्दे हैं जो श्रमिक कल्याण के लिए बनाए गए हैं, यानी कि उन लोगों के लिए जो मजदूर संघ है उसके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद देखें, महिला श्रमिक कल्याण, ये भी जरूरी है। फिर आता है सूत्र संख्या 5, खाद्य सुरक्षा, जो फूड सेफ्टी दे रहा है। तो खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा खुद में एक योजना थी। ठीक, इसके साथ साथ और क्या है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंत्योदय अन्न योजना का मतलब क्या है? जैसे आप जानते हैं गांव में राशन बंटता है ना, पीली किताब से, सफ़ेद किताब से। तो बीपीएल जो होती है वो पीली किताब होती है, और अंत्योदय योजना जो है ये क्या है? एपीएल है। ये क्या है? एपीएल है। एपीएल होती है कौन सी? वो सॉरी, बीपीएल होती है सफ़ेद किताब। बीपीएल सफ़ेद रंग की किताब होती थी, अब तो ये किताबें ख़त्म कर दी गई हैं, पहले हुआ करती थी। एपीएल जो होती थी ये पीले रंग की किताब होती थी, होता था कि नहीं, पीले और सफ़ेद रंग की किताब। तो अंत्योदय अन्न योजना ये खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है ना। तो पहले बीपीएल एपीएल ये किताबें हुआ करती थी इस रंग की। हालांकि बीपीएल एपीएल आज भी है, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे, दो कैटेगरी बना दी। उन्हीं का तो विकास करना है भाई, गांव का विकास करेंगे तभी तो कुछ होगा। अच्छा, जानते हो आप राशन का वितरण होता है कैसे? ये समझिए कि जैसे एक शहर का व्यक्ति है, एक संपन्न व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है। तो अगर कोई संपन्न या पैसे वाला व्यक्ति है तो वो दुकान से क्या खरीदेगा? अनाज खरीदेगा। उनसे कहा कि तुम अनाज जो है वो दुकान से खरीदो। अभी दुकान से अनाज खरीदेगा तो दुकानदार भी इससे टैक्स लेगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इससे एक मोटा टैक्स वसूलेगी, इसलिए इसको ये अनाज महंगा पड़ेगा। अब एक गांव का गरीब व्यक्ति है, जो ये भी कह सकते हैं शहर के भी गरीब हैं, ऐसा नहीं है कि केवल गांव के गरीब। भाई देखो, हम तो बचपन से गरीब हैं, ऐसा नहीं कि हम कल अमीर थे आज गरीब हो गए ध्यान है वो डायलॉग? हाँ ठीक है, हमारे दादा गरीब, परदादा गरीब, हम गरीब। ठीक,
तो वही वाले गरीब, हम वही वाले गरीब, ठीक। तो गरीबों को क्या करेगा, ये गरीबों को राशन के रूप में जो यहाँ से टैक्स वसूला है गवर्नमेंट ने किससे, अमीर व्यक्ति से, कि तू दुकान से खरीदा अनाज, तो दुकान से खरीदेगा, टैक्स देगा, इस टैक्स से हम गरीब व्यक्ति को क्या दे देंगे, राशन दे देंगे। ऐसे ही होता है ना, राशन की दुकानों पर फ्री फ्री गल्ला मिल जाता है, सस्ते अनाजों पे सस्ते रेटों में मिल जाता है अनाज। तो वो सब क्या है, टैक्स जो वसूला जा रहा है शहर के लोगों से वो गांव के लोगों को दिया जा रहा है, या फिर अमीर लोगों से वो गरीब लोगों को दिया जा रहा है। शहर गांव यहाँ पर नहीं कह सकते हम, लेकिन गांव का विकास करना है तो गांव में अधिकतर देखा जाता है कि लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एपीएल वाले को थोड़ा महंगा पड़ता है, बीपीएल वाले को बहुत सस्ता पड़ता है, और जिनका कार्ड ही नहीं होता उनको तो टैक्स देना ही देना है, जाहिर सी बात। आगे देखो, स्थायी खाद्य अभाव क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना, अनाज बैंकों की स्थापना भी क्या है, इसी के तहत है। इसके बाद सूत्र संख्या 6 क्या थी, सबके लिए आवास, सबके लिए आवास होना चाहिए। तो ऐसे ही करके हैं, एक एक करके देखो, ग्रामीण आवास, इंदिरा आवास योजना, हालांकि इन योजनाओं को हम अलग से पढ़ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग आवास। उसके बाद देखो, शुद्ध पेयजल, स्वजल धारा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आच्छादित योजना, नगरीय क्षेत्रों में पेयजल आच्छादित योजना। उसके बाद जन जन का स्वास्थ्य, जन जन का स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, और ये इसके तहत देखो बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे HIV, एड्स है, तपेदिक है, टीबी जिसको कहते हैं ना, टीबी, मलेरिया है, कुष्ठ है, अंधापन है। तो इन सब की रोकथाम के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो किसके तहत हैं, जन जन के स्वास्थ्य के तहत है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, बाल प्रतिरक्षण है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का शहरी क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम, दोनों में, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में। तो गांव और शहर से मतलब नहीं होता है, बस इतना है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग कहाँ अधिकतर बस रहे हैं, गांव में, तो उनके लिए ये विकास योजनाएं चलाई जानी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण व रोकथाम लिखा हुआ है ऊपर पॉइंट, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया। अब देखें, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, ये भी डिपेंड करता है ना, जन जन के स्वास्थ्य पर। माँ और बच्चों के लिए संपूरक पोषक आहार, ये ज़रूरी होता है, ये सबको नहीं मिल पाता, उन्हीं को मिल पाता है जिनके पास पैसा अच्छा खासा होता है और थोड़े संपन्न होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। भाई शिक्षा के अभाव से भी दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए सबके लिए शिक्षा भी जरूरी है। एक देखो, 2 बच्चों का मानक दिया गया, मानक कितना बच्चों का होना चाहिए, 2 बच्चों का मानक होना चाहिए। 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती है। आगे देखें, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा होना जरूरी है। सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील होता है वो वाला, और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। ये तो आप वैसे भी जानते हैं, मौलिक अधिकार है भैया, मौलिक अधिकार है ये भी। ठीक है, उसके बाद देखो, सूत्र संख्या 10, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए, वो क्या क्या है, सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, सफाई कर्मियों का पुनर्वास करना, सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति प्राप्त जनजाति परिवार, पर वन में रहने वाले लोगों का अधिकार, लघु वन उत्पादों के मालिक, आदिम जनजाति समूह, जनजातीय समूह। तो ये सारे क्या हैं, ये सारी योजनाएं हैं जो इन सूत्रों पर आधारित चलाई गई। इसके बाद पंचायतों का कार्यान्वयन, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जहाँ पर पैसा एक्ट लागू होता है, पैसा एक्ट ये जानते हैं ना, पैसा एक्ट के बारे में, हाँ वही वाला। ठीक है, तो वहाँ पर तो ये पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज इसका फुल फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, अल्पसंख्यकों समुदायों का व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना। तो ये सारी योजनाएं तो हैं सूत्रों पर आधारित। आगे देखें, महिला कल्याण, तो महिला कल्याण के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जानते हो ना आप। महिला कल्याण के लिए पंचायतों में, नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, दोनों में कितना, 33% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किसके लिए, वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आगे देखें, बाल कल्याण, समन्वित बाल विकास योजना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाल कल्याण के लिए। आगे देख लेते हैं, क्रियाशील आंगनवाड़ी। उसके बाद युवा विकास, युवा विकास करने के लिए क्या होता है, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सभी के लिए खेल की व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रीय सद्भावना योजना बनाई जाती है, राष्ट्रीय सेवा योजना बनाई जाती है। उसके बाद सूत्र आता है बस्ती सुधार। तो बस्ती सुधार में इस तरीके से सूत्र दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, PDF में आपको अवेलेबल करा दूंगा। भूमि का पट्टा, बहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या, ऊपर लिखा है ऊपर। ठीक है, चलिए कोई नहीं, लो अधिक गया, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र संख्या 15 में देखें तो पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि, ये सूत्र है, और इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है भैया वनारोपण। भाई वनारोपण होना चाहिए ना, वनों की क्या होना चाहिए, वन लगाए जाने चाहिए, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है भैया, जिससे
पर्यावरण में शुद्धता बनी रहती है और बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता, बाढ़ वगैरह, भूस्खलन वगैरह उन सब का, है ना। सार्वजनिक भूमि एवं वन भूमि पर वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर सार्वजनिक भूमि और वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या होती है। कुछ तो वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र हैं और कुछ रोपित पौधों की संख्या है, चाहे वो सार्वजनिक भूमि हो, वन भूमि हो। अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट आपके पेड़ नहीं लगा सकती, ये भी ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, नदियों एवं जलाशयों के प्रदूषण की रोकथाम जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, भाई जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसका भी क्या करना चाहिए, उसका भी एक सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। सॉलिड मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट, वेस्ट लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे देखो, सामाजिक सुरक्षा की बात चल रही है तो विकलांगों एवं अनाथों का पुनर्वास होना चाहिए, वृद्धों का कल्याण होना चाहिए। उसके बाद ग्रामीण गांव के लिए सड़क होनी चाहिए। भैया ग्रामीण सड़कें तो बहुत ज़रूरी हैं, गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कें और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सड़कें। देखो एक शायर ने भी क्या खूब कहा है, मैं बता देता हूँ क्या कहा है, कि कैसे गुमान करूँ मेरे गांव की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, कैसे गुमान करूँ कि मेरे गांव की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, इन सड़कों, चौड़ी सड़कों के चक्कर में मेरा गांव छोटा पड़ गया। बड़ा अच्छा कहा है इन शायर ने, जो भी हैं। चलिए आगे देखें, ग्रामीण ऊर्जा। ग्रामीण ऊर्जा में क्या आता है, बायोडीजल उत्पादन आता है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आती है, नवीकरणीय ऊर्जा आती है, पंप सेटों की बिजली है, विद्युत आपूर्ति है, केरोसिन एवं एलपीजी की आपूर्ति है। इसके बाद है पिछड़ा क्षेत्र विकास। तो पिछड़ा क्षेत्र विकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि बनाई गई है। इसके बाद सूत्र है ई शासन। ई शासन के लिए भी क्या किया गया है, ई शासन के लिए भी केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच में समन्वय की बात कही गई है। अब जैसे क्या है, पंचायतों एवं नगर पालिका, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए भी समन्वय होना चाहिए, है ना। तो ई शासन के तहत ये सारे आते हैं। अब देखो यहाँ पर दो मद ऐसी हैं या दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पर अभी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विचार किया जाना है भारत सरकार के द्वारा, और वो कौन सी हैं, त्वरित और किफायती न्याय, ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायत। दूसरा है कृषि और असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा। बोलो बेटा ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मुझे बताओ। एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं वो सारे 20 सूत्र फिर से एक बार एक ही नज़र में देख लेते हैं कि वो 20 सूत्र कौन कौन से हैं जिन पर चर्चा हमने की है, ठीक है, जिन पर हमने चर्चा की है। तो एक ही नज़र में उनको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, पहला सूत्र क्या था, पहला सूत्र था गरीबी हटाओ। दूसरा था क्या, जनसंख्या या सॉरी जनशक्ति। तीसरा सूत्र क्या था, किसान मित्र। चौथा था श्रमिक कल्याण। पांचवा खाद्य सुरक्षा। छठा सबके लिए आवास। सातवां क्या था, सातवां था शुद्ध पेयजल। ठीक, आगे देखो आठवां सूत्र क्या था, आठवां था जन जन का स्वास्थ्य। नौवां है सबके लिए शिक्षा। दसवां है अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण। 11वां है महिला कल्याण। 12वां है बाल विकास। 13वां युवा कल्याण। 14 बस्ती सुधार। 15 पर्यावरण सुरक्षा एवं वन वृद्धि। इसके बाद देखें तो 16वां जो सूत्र है वो क्या है, सामाजिक सुरक्षा। 17वां सूत्र है ग्रामीण सड़क। 18वां है ग्रामीण ऊर्जा। 19वां पिछड़ा क्षेत्र विकास और 20वां ई शासन। तो ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम हैं जिनको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी ने 1975 में घोषणा की, 2006 में लागू किए गए मनमोहन सिंह जी के द्वारा और प्रभावी हुए 1 अप्रैल 2007 को। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम एक अच्छी सी योजना के साथ आप लोगों के सामने रहेंगे और उसी योजना में बताएंगे आपको कि किस तरीके से ग्रामीण परिवेश का जो पॉइंट है वो जानने के योग्य है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश का जो सिलेबस है वो पढ़ने के योग्य है और इस ग्रामीण परिवेश के सिलेबस को आप पूरा पढ़िएगा। इसी के लिए आप चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को क्या कर लेंगे बच्चे, सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देंगे। कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।